आपके अपनी यूट्यूब चैनल रॉक स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आपको पता है हमारी 6 फरवरी से एमपी बोर्ड की बोर्ड एग्जाम स्टार्ट है। लगातार मैं आपको क्या है हिंदी विषय की लगातार तैयारी कराते जा रहा हूं। हिंदी का सबसे पहले ही पेपर है। लगातार मैं एक टॉपिक वाइज टॉपिक आपको निपटाते जा रहा हूं एक ओके, जिससे क्या है हम क्या है कंप्लीट हिंदी की तैयारी कर सके जल्दी से जल्द। ओके, तो अब आपका क्या है आज की इस वीडियो में हम काव्य बोध के क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं मैं आपको क्या पूरा टॉपिक का टॉपिक पढ़ा दूंगा, मतलब जितना सिलेबस में पूरा सिलेबस पढ़ा दूंगा, वो भी शॉर्ट में ट्रिक के साथ। जब पूरा पढ़ लेंगे तो फिर क्या है इससे बाहर जाने का कोई चांस ही नहीं रहता। इसलिए मैं गारंटी ले सकता हूं कि काव्य बोध में दोस्तों आपको कितने नंबर का आता है। तो काव्य बोध वाले सेक्शन से आपके पेपर है, आपको ब्लूप्रिंट है। ओके, 2023-24 का ब्लूप्रिंट पूरा दिया हुआ है। ये आपका काव्य बोध का सेक्शन दिया है 9 नंबर के से आने वाला पूरा पेपर में आपका 9 नंबर के से आने वाला काव्य बोध से 9 के 9 नंबर की मैं आपकी गारंटी लेता हूं। लेकिन जितना मैं आपको बताता हूं उतना आपको पढ़ना है। पूरा आपके 9 में 9 नंबर इसमें इस सेक्शन से आपके आने वाले होंगे। क्या बात है सर, क्या बात है सर। ओके, तो चलिए देख लेते हैं। तो आपके काव्य बोध से मैं पढ़ना क्या है। ओके, तो मैं आपको क्या है बड़े क्वेश्चन नहीं बताऊंगा, पूरे के पूरे टॉपिक बेहतरीन आसान भाषा में समझा दूंगा और आप क्या है वीडियो को देखते ही याद कर लेंगे। सो ध्यान से अंत तक देखिएगा। ओके, तो फिर इसी से आपके वस्तुनिष्ठ बन जाएंगे, इसी से आपसे क्या है काव्य बोध के आपके क्वेश्चन आंसर भी आपसे बन जाएंगे। क्योंकि मैं पूरा टॉपिक पढ़ लेंगे तो हम वस्तुनिष्ठ के या इंपॉर्टेंट की बात ही नहीं रह जाती। ओके, चलिए देख लेते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं आपके काव्य बोध में आपको पढ़ना क्या है, कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। तो सबसे पहले आपको पढ़ना है काव्य के भेद, मतलब काव्य भेद में आपको प्रबंध काव्य मुक्तक के बारे में पढ़ना है। ओके, और इसमें कौन सा इंपॉर्टेंट है वो भी मैं आपको बता दूंगा। फिर हमें रस पढ़ना है, वो रस होते हैं, रस के बारे में तैयार कर लीजिएगा। अलंकार पढ़ना है, अब सभी अलंकार नहीं तैयार करना है। ओके, केवल और केवल आपको 5 अलंकार तैयार है और अलंकार से दोस्तों आपके 2 नंबर फिक्स हैं। 2 नंबर फिक्स हैं क्योंकि हर साल पेपर आपको ये पेपर उठा के देख लीजिएगा, बोर्ड एग्जाम का 2 नंबर का अलंकार आता है। ओके, और 5 में हमेशा कहें भी बोर्ड बता देता है कि भाई साहब ये इतने सारे अलंकार है, कोई सब नहीं पढ़ना, केवल और केवल जो मैं आपको बता रहा हूं सिलेबस में एमपी बोर्ड जो बता रहा है केवल वही पढ़ना है। 2 नंबर आपके फिक्स हो जाएंगे। तो ये 5 अलंकार पढ़ना है, इनको बेहतरीन तरीके से पढ़ा दूंगा, समझा दूंगा। 2 नंबर यहाँ से फिक्स आपके हो जाएंगे। ओके, मतलब 9 नंबर में 2 नंबर तो आपके अलंकार ही आ जाते हैं। फिर आपको छंद पढ़ना है, सबैया, कविता और आपका क्या है सोटा, रुबाइया। ये 4 छंद पढ़ लीजिएगा, यहाँ से 2 नंबर पक्का, मतलब छंद आपके रहने वाला है। फिर शब्द शक्ति आपको पढ़ना है, फिर शब्द गुण तैयार करना है और बिंब विधान। मतलब ये 7 टॉपिक आप तैयार कर लेते हैं, 9 नंबर आपका पक्का हो जाएंगे। ओके, और आप लोग कहते हैं इंपॉर्टेंट, इसमें अब इंपॉर्टेंट का ये पहले से गिने चुने आपके 4-5 टॉपिक दिए हैं और इसमें इंपॉर्टेंट क्या पढ़ना, पूरा का पूरा टॉपिक पढ़ लें तो पूरा ही अपना कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो चलिए हम देख लेते हैं। तो ये मैं अभी आपको कहां से बता रहा हूं। ओके, ये मैं आपको कहां बता रहा हूं, ये भी बहुत स्टूडेंट कमेंट करेंगे। ओके, तो मैं आपको पता है ब्लूप्रिंट एमपी बोर्ड ने जारी किया है। ओके, उसी में पूरा लिखा हुआ है, ये आपका दिया है काव्य बोध के सेक्शन से 9 नंबर का आना है, पाठ्यक्रम है। ये पूरे टॉपिक दिए हैं, केवल और केवल एमपी बोर्ड इतना ही पूछेगा काव्य बोध से, बाकी इसके बाहर से कुछ नहीं पूछना उसे, केवल और केवल वही आपको टॉपिक पूछेगा। वही इसे देखिए पूरे लिखे हुए हैं जो मैंने आपको क्या है यहाँ थोड़े स्पष्ट रूप में लिख दिए। ओके, तो ये आपका पार्ट 1 है काव्य बोर्ड में। ओके, मैं आपको किस प्रकार से पढ़ाने वाला हूँ, इंपॉर्टेंट नहीं बताऊंगा। इंपॉर्टेंट है क्यों नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट मैं आपको पढ़ाते जा रहा हूं, पढ़ लीजिएगा, उसी से आपका आ जाना। ओके, तो देख लेते हैं। तो आज इस वीडियो में आपकी 7 टॉपिक है। तो पहला, दूसरा, तीसरा टॉपिक है जो आपका प्रबंध का, मुक्तक का, रस और अलंकार। इन 3 टॉपिक को इस वीडियो में हम आपको पूरा कंप्लीट बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा, पढ़ाऊंगा डिटेल से। ओके, तो आपको क्या तैयार कर लेना है। इसके नेक्स्ट पार्ट में आपको छंद, शब्द शक्ति, शब्द गुण, विधान वाला टॉपिक कवर करवा दूंगा। ओके, तो वहां से आपका कंप्लीट हो जाएगा। चलिए हम देख लेते हैं। ओके, किस प्रकार से आपको तैयार करना है, मतलब इनमें भी मैं आपको इंपॉर्टेंट बता दूंगा। रस की तो मेरे पास एक बार ट्रिक है, एक ट्रिक सीख लिए 10 के 10 में आप क्या है 10 आपको पता रस होते हैं, वो 10 के 10 आप रस तैयार कर लेंगे। अलंकार 5 है, 5 की मैं आपको आसान भाषा में समझा दे रहा हूं, उदाहरण तैयार करा दे रहा हूं। काव्य, प्रबंध, मुक्तक आप देख लेते हैं। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, चलिए देख लेते हैं। तो अभी तक दोस्तों हमने क्या है वीडियो को लाइक नहीं, वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं बिना टाइम वेस्ट हुए टॉपिक हुए। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रबंध काव्य, मुक्तक काव्य। तो देखिए प्रबंध जो काव्य मुक्तक काव्य है उसमें दोस्तों आपको केवल और केवल आपकी क्या है अक्सर पेपर में अंतर आता है। अगर आ रहा प्रबंध काव्य, मुक्तक काव्य तो अंतर आएगा, तो केवल और केवल इस टॉपिक से आपको अंतर तैयार कर लीजिएगा। अंतर तैयार कर लेते तो आपको प्रबंध काव्य के बारे में पता चल जाएगा, मुक्तक काव्य के बारे में पता चल जाएगा। केवल और केवल अंतर नहीं पूछता, प्रबंध काव्य की विशेषताएं पूछता है तो विशेषताएं भी यहाँ से आपकी क्रम से हो जाती हैं। ओके, मुक्तक काव्य की विशेषताएं एक बार से दी हुई हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं प्रबंध काव्य, मुक्तक काव्य क्या होता है। वीडियो को ध्यान से अंदर देखिएगा और वीडियो को फुल क्वालिटी में देखिएगा तो समझने में कोई दोस्तों आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। देख लेते हैं प्रबंध काव्य, मुक्तक काव्य में अंतर। ओके, प्रबंध काव्य, मुक्तक काव्य में अंतर किस प्रकार से है। तो जो प्रबंध काव्य, आप इमेज बना लीजिए अगर आपको नहीं पता। प्रबंध काव्य होता है बहुत बड़ा होता है, प्रबंध काव्य है बहुत बड़ा, मुक्तक काव्य छोटा। प्रबंध काव्य बहुत बड़ा, मुक्तक काव्य छोटा। छोटे बड़े की आप इमेज बना के रखिए और इसी के हिसाब से आपको लिख देना। ओके, तो प्रबंध काव्य आकार विस्तृत होता है, प्रबंध काव्य का क्या है आकार विस्तृत हो, जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रबंध काव्य बड़ा होता है जबकि मुक्तक काव्य छोटा होता है। तो मुक्तक काव्य का आकार सीमित होता है, आपका पहला अंतर हो जाता है और यही आपकी विशेषता भी हो जाती है। नेक्स्ट है प्रबंध काव्य में कथानक
कथाक्रम होना अनिवार्य। कथाक्रम अनिवार्य मतलब अगर मैं आप किसी के जीवन के बारे में बता रहे हैं, आप मान लीजिए स्वामी विवेकानंद के जीवन के बारे में बता रहे हैं, तो सबसे पहले उनका जन्म बताना पड़ेगा, फिर उनके बारे में बताना पड़ेगा, और फिर धीरे धीरे जाकर उनकी लास्ट में मृत्यु और उनका सन बताने की मृत्यु हुई। ऐसा तो नहीं डायरेक्ट आप स्वामी विवेकानंद का स्टार्ट करें टॉपिक तो सीधे आप उनकी मृत्यु बता दें फिर उल्टा बताएं। तो आपको क्या है, प्रबंध काव्य में कथाक्रम होता है, मतलब पहले जन्म बताएगा फिर मृत्यु, क्योंकि ऐसा नहीं पहले मृत्यु के बारे में बता दी फिर जन्म के बारे में। तो ये प्रबंध काव्य में क्या है, कथाक्रम होता है। लेकिन मुक्तक काव्य में कोई कथाक्रम नहीं होता। ओके, मुक्त है ये, तो अपने मन अनुसार लिखना है, कोई भी कहानी पहले बता दी है, कोई बाद कर दी है। ओके, मतलब ये क्या है, इसमें कोई क्रम नहीं होता। तो कथाक्रम इसमें क्या है, आपका क्या है, कथाक्रम होता है प्रबंध काव्य में। मुक्त काव्य में कथाक्रम नहीं होता है। प्रबंध काव्य में क्या है, छंदों का पूर्व पर संबंध पाया जाता है, जबकि इसमें मुक्त काव्य में छंदों का पूर्व पर संबंध का अभाव होता है। ओके, इसमें क्या होता है, पूर्व पर संबंध का अभाव होता है छंद में, और इसमें छंदों में क्या है, पूर्व संबंध पाया जाता है। अब दोस्तों मैं आपको बताऊं, काव्य खंड में आपको केवल 2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। जो क्वेश्चन आंसर की बात करें, 2 नंबर के आपको केवल क्वेश्चन आना होंगे। तो आपके मैं आपको 4-5 आपको अंतर बताऊंगा, लेकिन याद केवल आपको 3 तैयार करें। 3 इसलिए ये भूल भी जाते हैं, तो कम से 2 आपको लिखना है, पेपर में तो आपको 2 लिखना है। ओके, नेक्स्ट प्रबंध काव्य में क्या है, सर्गबद्ध होता है, सर्ग मतलब क्रम से। ओके, और मुक्त काव्य में क्या है, सर्गबद्ध नहीं होता। ओके, ये होता है। नेक्स्ट है अंतर कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है, मतलब क्या है, बहुत बड़ा ये। ओके, विस्तृत मतलब बहुत बड़ा है। ओके, प्रबंध का, जबकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार मुक्त काव्य क्या चुना हुआ गुलदस्ता है। मतलब उन्होंने क्या कह दिया, जो प्रबंध काव्य पूरा जंगल है, पूरा क्या है, जंगल है, जबकि जो आपका क्या है, मुक्तक काव्य एक मान लीजिए गुलदस्ता है, तो गुलदस्ता में कई सारे फूल जब मिलाकर हम बनाते हैं तो गुलदस्ता होता है, तो केवल एक फूल है। ओके, गुलदस्ता का, जबकि जो पूरा जो आपका प्रबंध काव्य पूरा क्या है, गुलदस्ता, कई सारे फूलों का ढेर है, जबकि ये केवल एक फूल है। ओके, इस प्रकार से बताया गया। आई होप समझ चुके हैं। अब इसमें मैंने 5 बता दिए हैं, बस अपनी पसंद के कोई भी 3 अच्छे से याद कर लीजिएगा। 3 आपको अच्छे तैयार कर लीजिएगा, 5 है आप नोट कर लीजिए कॉपी में, और 3 आपको याद कर लेना। ओके, प्रकार से देखिए अपने प्रबंध का मुक्तक काव्य की विशेषता भी तैयार कर ली, उसके बारे में भी जान गए, अंतर भी आपका तैयार हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या आता है, रस आता है। ओके, तो हम चलिए अब रस को क्रम से समझेंगे। ओके, तो देख लेते हैं। तो रस में दोस्तों आपको क्या है, रस को आगे समझने पहले आपको पता है, रस में ये आपका स्थायी भाव संचारी भाव में अंतर आता है। अक्सर ये प्रीवियस पेपर में आ चुका है, आता रहता है, तैयार करेंगे। रसी के अंदर आता है। ओके, आपका संचारी भाव, स्थायी भाव। तो सबसे पहले हम इसे देख लेते हैं। प्रकार से दोस्तों मैं आपको सिलेक्टेड ही एकदम टॉपिक वाइज पढ़ाते जा रहा हूं, समझाते जा रहा हूं। स्थायी भाव संचारी भाव में आपको अंतर तैयार कर लीजिएगा। देख लेते हैं स्थायी भाव संचारी भाव क्या होते हैं। तो स्थायी भाव को देखिए, नाम ही है स्थायी भाव। स्थायी मतलब जो भाव के हमारे स्थायी रहे। संचारी भाव मतलब जब ये अस्थायी रहेंगे तो ये आपके अस्थिर रहेंगे। ओके, जो स्थिर रहे वो आपके स्थायी भाव, जो अस्थिर रहे वो आपके संचारी भाव। ये इस प्रकार से आपको माइंड में फिट करके रखिए। ओके, तो अब देख लेते हैं। आश्रय के चित्त में उत्पन्न होने वाले स्थित मनोविकार को स्थायी भाव कहते हैं। ओके, स्थिर मनोविकार, स्थिर मतलब जो क्या है, स्थिर रहेंगे। ओके, मतलब हमेशा रहने वाले, जो हमेशा रहते हैं वो कहलाते हैं आपके स्थायी भाव। ओके, आश्रय के चित्त में उत्पन्न होने वाले स्थिर मनोविकार को स्थायी भाव कहते हैं। जबकि संचारी भाव क्या है, संचारी भाव है आश्रय के चित्त में उत्पन्न होने वाले अस्थिर, इसमें क्या है, स्थिर, इसमें है अस्थिर मनोविकार को संचारी भाव कहते हैं। एक ही परिभाषा है, बस यहाँ आपने स्थिर लिख दिया, यहाँ आपने अस्थिर कर दिया। ओके, ये क्या है, स्थिर नहीं है, ये आपके क्या है, स्थिर नहीं है, जबकि ये आपके स्थायी भाव स्थिर है। ओके, नाम ही स्थायी मतलब स्थिर, स्थायी मतलब स्थिर। इस प्रकार से थोड़ा आपको याद करके रखना पड़ेगा, क्योंकि जिसमें आपको कंफ्यूजन बिल्कुल ना हो। नेक्स्ट है, स्थायी भाव उत्पन्न होकर नष्ट नहीं होते, अंत तक बने रहते। मतलब अगर आपके मान लीजिए शरीर में स्थायी भाव आ गया तो वो अब जीवन भर बना रहेगा, वो अब अंत नहीं होने वाला है। जबकि जो संचारी भाव है वो पानी के बुलबुले की भांति बनते फूटते रहते। ओके, जब भी आप देखा होगा बुलबुले बनते हैं तो कोई बनता है तो कोई फूटता है, फिर कोई बनता है फिर फूटता है। ओके, बुलबुला। ओके, जब इसलिए इसी बार होते हैं, ये कई संचारी भाव आ जाते हैं फिर चले जाते, फिर आ जाते हैं फिर चले जाते। जबकि जो आपके स्थायी संचारी भाव, ओके, जबकि स्थायी भाव होते हैं वो अंत तक बने रहते हैं, जबकि संचारी भाव ओके बनते और मिटते रहते हैं। ये आपका हो जाता है। ओके, नेक्स्ट है, स्थायी भाव का प्रत्येक रस का नियत होता है। जैसे आपको पता है, जैसे मैं आपको बात करूं, हास्य रस का हास हो जाता है। ओके, श्रृंगार रस का रति होता है। ओके, और आपका वीर रस का उत्साह होता है। तो सबके फिक्स है, सबका फिक्स है कि इस रस का ये स्थायी भाव होगा। मतलब सब एक रस का एक ही स्थायी भाव होगा। ओके, ऐसा नहीं कि एक रस का कई सारे स्थायी भाव। यही बताया गया है, स्थायी भाव का प्रत्येक रस का नियत होता है, मतलब फिक्स है। जबकि एक ही संचारी भाव अनेक रसों के साथ रह सकता है। मतलब एक संचारी भाव है वो कई रसों में मिट जाएगा, वही वीर रस में हो जाएगा, वही आपका श्रृंगार रस में भी चला जा रहा, इस प्रकार से। एक संचारी भाव कई रसों के साथ हो सकता है, जबकि क्या है, एक रस का एक ही स्थायी भाव होता है। ओके, स्थायी भाव की संख्या कितनी है, 10 होती है, तो संचारी भाव की संख्या 33 होती है। ओके, अब देखिए मैंने 4 आपको अंतर बेहतरीन से समझा दी है, 2 याद कर लीजिएगा। एक तो आप ये याद ही होगा, स्थायी भाव की संख्या 10 होती है, संचारी भाव की संख्या 33 है, ये हो गया। इन तीनों में से एक याद कर लीजिए। मैं तो कहूंगा आप दूसरा और चौथा याद कर लीजिए, सबसे आसान है दूसरा और चौथा, बस अच्छे से याद कर लीजिए। 2 पॉइंट आपको तो 2 ही तैयार करना है, ये समझ सकें आप टॉपिक को, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। तो आई होप आपको तैयार हो गया अंतर। आगे टॉपिक समझ लेते हैं।
अब दोस्तों हम पढ़ेंगे रस। ओके, आपको देखने से लग रहा है डिटेल से पढ़ाऊंगा, ऐसा नहीं, बिल्कुल ट्रिक के साथ बताऊंगा। रस तो बहुत ही आसान टॉपिक है, ट्रिक के साथ बताऊंगा, आप भी कहेंगे क्या बात है सर। ओके, क्यों? क्योंकि जिस प्रकार से मैंने आपको नोटिस में केवल एक ही आपको परिभाषा याद करनी, आपको एक ही फॉर्मेट याद करना था, मैंने एक ही फॉर्मेट से आपको 5 से 6 आपको नोटिस बनाना सिखा दिए। इसी बार रस में भी एक परिभाषा याद करिए, 10 के 10 अलंकार आपके रस होते हैं, 10 रस होते हैं, 10 के 10 सीख जाएंगे। पहले रस देख लेते, रस क्या होता है? किसी काव्य या साहित्य को पढ़ने या सुनने देखने में पाठक, श्रोता या दर्शक को जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। ओके, रस कितने प्रकार के होते हैं? रस के कितने अंग होते हैं? तो रस के 4 अंग होते हैं। अब मैं आपको ऐसा क्यों पढ़ा रहा हूँ, जैसे आपको लग रहा हो मैं इतना डिटेल से क्यों पढ़ा रहा हूँ, मैं तो क्या है इंपॉर्टेंट देखने आया था। तो आपको पता है जो वस्तुनिष्ठ आते हैं, आप स्वयं सोचिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनते कहाँ हैं? तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनते हैं आपके इन टॉपिक से। अक्सर ये अक्सर वस्तुनिष्ठ आता है, इसलिए मैंने हाईलाइट कर दिया। रस के कितने अंग होते हैं बताइए? तो रस के 4 अंग होते हैं। ओके, अपने टॉपिक आपने पढ़ा हुआ तो आपसे बन जाएगा, इसलिए मैंने इन चीजों को क्या है थोड़ा हाईलाइट किया है। ओके, ये भी पूछे जाते 4 अंगों के नाम लिखिए, तो ये भी आपका दिया हुआ है, एक वाक्य में और एक शब्द में इसी प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। तो आपके 4 अंग कौन से होते हैं? स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। ओके, एक बार पढ़ना वैसे, ओके, रटना नहीं है, केवल समझ लेना। अब ये तालिका याद कर लीजिए, यहाँ से 1 से 2 नंबर आपके पक्का हो जाएंगे। इसलिए मैंने बहुत मेहनत करके आपके लिए तैयार कर रहा हूँ, एकदम सिलेक्टेड, ऐसा तैयार करूँ 100%। इसलिए तो मैं आपको 100% इतनी आसानी से कह देता हूँ, क्योंकि मैं पूरा आपको सिलेबस पढ़ा रहा हूँ, पूरा एक एक टॉपिक को गहराई से पढ़ा रहा हूँ, तो बाहर कहाँ से जाएगा। ओके, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप ये क्या है, ये इसको याद कर लीजिए। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? रति होता है। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद। करुणा रस का शोक, यहाँ शोक याद करिएगा। हास्य रस का होता है हास। वीर रस का उत्साह। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध। भयानक रस का स्थायी भाव भय। विवश रस का स्थायी भाव जुगस। अद्भुत रस का विस्मय। बासर रस का बसल। ओके, ये आपको क्या है 10 के 10 रस हैं आपके, 10 के 10 के रस के स्थायी भाव याद कर लीजिएगा। ऐसा क्यों कह रहा हूँ? प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देख लीजिए, 1-2 रस के आपके क्या है जरूर आते हैं, इसमें आपसे क्या है स्थायी भाव पूछे जाते हैं, सही जोड़ी में आ जाए, चाहे वो आपके एक वाक्य में आ जाए। ओके, इस प्रकार से आपके सप्तशत में आ जाए, तो जरूर याद कर लीजिएगा। यहाँ से 1-2 नंबर आपके फिक्स रहते हैं वस्तुनिष्ठ में। ओके, तो आई होप आपने तैयार कर लिया, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। आगे देख लेते हैं। अब दोस्तों हम यहाँ से रस पढ़ेंगे, क्रम से रस में आपको पढ़ाते जाऊंगा, इतना आपको टेंशन नहीं लेनी। एक परिभाषा याद कर लीजिएगा, 2 लाइन की, 2 से 3 लाइन की एक परिभाषा याद करनी है। 10 के 10 रस में आपको इस वीडियो में सब पढ़ा दूंगा, आपको उदाहरण भी याद करवाऊंगा। ओके, तो ध्यान से देखिएगा। ओके, बस आपको क्या है तभी आप बन पाएंगे, बस वीडियो देखने की पूरी देखने की आपको क्षमता होनी चाहिए, तभी आप क्या है बेहतरीन नंबर ला पाएंगे। श्रृंगार रस पे देख लेते पहला। तो अब परिभाषा आपको कौन सी याद करनी है? ये वाली आप एक याद कर लीजिए, एक तो याद कर लीजिएगा, बाकी सब में वही रहने वाली है। मैं आपको बता दे चेंज कहाँ करना है। एक तो आपको करना है मैं आपको था एक यहाँ आपको चेंज रहना पड़ा है, और आपका एक यहाँ, बस इतना आपको परिभाषा याद करना है। जहाँ मैं हाईलाइट किया है आपको चेंज कर देना है, बाकी 10 के 10 आपके रस बन जाएंगे। ओके, आपको क्यों पता है यहाँ से 2 नंबर के क्वेश्चन आता है, आपने प्रीवियस पेपर उठाइए, वीर रस की परिभाषा बताइए, उदाहरण बताइए, करुणा रस की परिभाषा बताइए, उदाहरण बताइए, हास रस की परिभाषा, उदाहरण बताइए। ओके, अब यहाँ आपको पता 10 रस होते हैं। ओके, मान लीजिए मैंने इंपॉर्टेंट के नाम से आपको वीर रस का बता दिया। ओके, और फिर पेपर में करुणा रस आ गया, आप कहेंगे लो सर मैंने आपने वीर रस बताया था, वो करुणा रस आ गया। ओके, मान लीजिए वीर रस और करुणा रस पढ़ा दिया, हास रस आ गया, 10 के 10 पढ़ ली, कौन ज्यादा संख्या में है, और एक याद करना, 10 के 10 आपसे बन जाएंगे। चलिए देखते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। श्रृंगार रस, सहृदय के हृदय में, ये आपको लाइन आपको याद कर ली, सभी में यही रहेगी। सहृदय के हृदय में स्थित रति नामक स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग होता है, वहां श्रृंगार रस की निष्पत्ति होती है। ओके, इतनी ये लाइन याद कर लीजिए, 4 लाइन याद कर लीजिए, रट लीजिए जैसे। ओके, 4-4, 5-5 बार बोलिए, याद हो जाता है। 10 की मान लीजिए अगर इतना याद कर लेते हैं, तो मान लीजिए 10 की रस की आपने परिभाषा याद कर ली। ओके, ऐसा क्यों कह रहा हूँ आगे आपको पता चल जाएगा। ओके, केवल और केवल यहाँ आपको जो आपके जिस भी रस की आप बात कर रहे हो उसका आपको स्थायी भाव लिख देना है, और यहाँ आपको रस का नाम लिख देना है। ओके, जैसे सहृदय के हृदय में स्थित रति, श्रृंगार का क्या होता है? रति। रति नामक स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभाव, संचारी भाव से संयोग होता है, तो वहां क्या है श्रृंगार रस की निष्पत्ति होती है। मैं तो इस प्रकार से 9वीं से मैंने तैयार कर लिया, तो तभी से मुझे एक वही 9वीं में काम आया, वही 10वीं, वही 11वीं, वही 12वीं। ओके, तो ये आपका हो जाता है। ओके, अब देखिए श्रृंगार रस 2 प्रकार के होते हैं, संयोग, श्रृंगार और वियोग। श्रृंगार संयोग में क्या होता है? नायक नायिका के सौंदर्य और प्रेम के संबंधी परिपक्व अवस्था को श्रृंगार संयोग रस कहते हैं। ये नॉर्मल है, पता ही होगा आपका। एग्जाम्पल के लिए, राम के नूप को निहारत जानकी, कंगन के नग की परछाई, यदि सभी सुधी भूल गई, करे तेक रही, पल टारत नहीं। बहुत सारे आपको याद होंगे, याद नहीं है तो आप अपने से अभी कोई भी याद कर सकते हैं जो आपको याद हो पहले से, नहीं है तो आप नेट से भी क्या है गूगल से भी आसान वाले ले सकते हैं। बाकी बहुत आसान है, मुझे वास्तव में जो मुझे याद है, मुझे जो रटा हुआ है वही मैं आपको यहाँ लिख के बता रहा हूँ, वही मैं आपको समझा रहा हूँ। जितना मैं आपको बताता हूँ मुझे वो स्वयं बनता है तो मैं आपको बता देता हूँ, नहीं बनता तो मैं सीख कर फिर आपको बताता हूँ। वियोग रस क्या है? जिस रचना में क्या नायक नायिका की विरह हो जाए, दोनों में क्या है विरह हो जाए, वो वहां होता है वियोग रस। ओके, जैसे क्या है, हे खग मृग हे मधु सैनी तुम देखी सीता मृग नैनी। ओके, जब क्या है रावण सीता माता को उठाकर ले गया, तब ये क्या है राम जी क्या है सबसे वनों से पूछ रहे, पक्षियों से पूछ रहे कि आपके हमने सीता को देखा कहाँ गई। तो इस प्रकार से हे खग मृग हे मधुकर सैनी तुम देखी सीता मृग नैनी, बहुत ही आसान वाले मैंने आपको लिए हुए है, ये आपका श्रृंगार का हो जाता है। श्रृंगार बहुत ही कम आता है पेपर में। ओके, श्रृंगार बहुत कम पेपर में आता है, लेकिन आपको क्या तैयार करके रखना है। अब आगे देख लेते हैं।
ओके, इससे पहले दोस्तों मैं बता दूंगा अभी तक आपने क्या है अपने कंप्लीट हिंदी के कोर्स को ज्वाइन नहीं किया तो अनुराग सारी क्लासेस के कंप्लीट हिंदी के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, कोर्स में मिलेगा क्या, तो कंप्लीट हिंदी की तैयारी हो जाएगी 3 से 4 दिन में। सबसे खास बात कोर्स में आएगी पीडीएफ, आपको पीडीएफ मिल जाएगा जिससे आपको टाइम बचेगा और कंप्लीट आप क्या है पढ़ पाएंगे। तो कोर्स ज्वाइन करने के लिए 90 39 53 44 79 पर व्हाट्सअप करना है। ओके, फीस 249 रुपए। ओके, लेकिन मैंने क्या है सभी स्टूडेंट ज्वाइन करें पूरा 50% ऑफ कर दिया है। अभी केवल कोर्स मिल रहा है आपको 125 रुपए। ओके, क्योंकि केवल कॉपी की कीमत है, रफ की नॉर्मल आप रफ लेने जाएंगे बाजार में तो 100 रुपए में 125 रुपए में आपको मिल जाती है। तो इसलिए इसकी फीस के बहुत कम कर दी है, जितना हो सकता है तो ज्वाइन कर लीजिएगा दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर। आगे देख लेते हैं। अब दोस्तों हम देखने वाले करुणा रस की। ओके, ये प्रीवियस ईयर में आ चुका, तैयार कर लीजिएगा। अब देखिए वही, अब मैं आपको वही परिभाषा लिखूं बार-बार। ओके, सा हृदय के हृदय में स्थित शोक नामक, यहाँ आपको शोक नामक स्थायी भाव का जब विभाव अनुभाव संचारी भाव के साथ सहयोग होता है वहां करुणा रस की निष्पत्ति होगी। तो जिस भी आप रस की आप परिभाषा लिख रहे हो वहां उसका आपको स्थायी भाव यहाँ चेंज कर देना, इसलिए मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। और जिस रस का नाम लिख रहे हो वो रस का आपको निष्पत्ति बता देनी है। तो करुणा रस की लिख रहे करुणा रस की निष्पत्ति कर दी और उसका स्थायी भाव ऊपर आपको लिख देना। स्थायी भाव पहले लिख देना, उसका रस का नाम बाद में लिख देना और परिभाषा यही आपकी रहने वाली, चाहे वो आपका कोई भी रस हो। ओके, मैं आगे दिखाते जाऊंगा। तो क्या सा हृदय के हृदय में स्थित शोक नामक स्थायी भाव का जब विभाव अनुभाव संचारी भाव से संयोग होता है तो वहां क्या है करुणा रस की निष्पत्ति होती है। बस पूरा आपको इतना याद कर लीजिए, एक बार 10 के 10 आपको याद हो जाएंगे। ये परिभाषा हो जाती है। उदाहरण याद कर लीजिएगा, जो मुझे याद है मैं आपको यही बता रहा हूं। ओके, अभी तो मुकुट बंधाता मात, कल ही हुए हल्दी के हाथ, खुले ही नाथे लाचे बोल, खिले ही नाथे चुम्बन सुन कपोल, हाय रुक गया यहीं संदार बना सिंदूर आकार। ओके, मतलब यहाँ किसी की क्या है नव विवाहित, मतलब किसी की शादी हुई है और उसी की है अगले ही दिन मतलब क्या है उसके क्या है पति की क्या है मृत्यु हो चुकी है। ओके, तो स्वर्ग सहार चुके हैं, तभी वो बता रहे हैं अभी तो मुकुट बंधा था मात, मतलब ओके कल ही हुई हल्दी के हाथ, मतलब उसकी शादी हुई है, खुले ही नाते लाची मतलब बात ही नहीं की है और क्या है और उनकी क्या है देहांत हो गया। इसीलिए इसमें बहुत तेज करुणा है, इसलिए इसमें क्या है करुणा रस हो जाता है। तो ये आप याद कर सकते हैं, ये मुझे याद है क्रम से। बाकी और आप आसान आपको कठिन लगता है नहीं याद कर पाते और भी आप अपनी तरफ से कोई करुणा रस का उदाहरण याद कर लीजिए। सबके एक उदाहरण जरूर तैयार करिएगा और सब प्रीवियस ईयर में आ जाइए। करुणा रस भी पहले प्रीवियस ईयर में आ चुका है, इसके आगे हम देख लेते हैं बी रस। ओके, बी रस भी प्रीवियस ईयर में आ चुका है, ये तो ओके देख लेते हैं बी रस। फिर वही परिभाषा है सा हृदय के हृदय में स्थित। ओके, फिर यहाँ उत्साह, क्योंकि बी रस का स्थायी भाव क्या होता है उत्साह, इसलिए मैंने आपको पहले याद यहाँ आपको करवा दी। ओके, तो सा हृदय के हृदय में स्थित उत्साह नामक स्थायी भाव का जब विभाव अनुभाव संचारी भाव से साथ सहयोग होता है वहां बी रस की निष्पत्ति होगी। तो क्या चेंज कर रहे हैं हम बार बार, जिस रस को हमसे पूछ रहा है उसका हम यहाँ स्थायी भाव लिख देते हैं और इस रस का नाम लिख देते हैं। इतना ही एक ही परिभाषा में वही चलता जा रहा है। बस एग्जाम्पल तो आपको याद ही होगा, बुंदेलो हर बोलो के मुंह से हमने सुनी कहानी थी और खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ओके, तो ये आप देख सकते हैं बहुत ही आसान है, तैयार कर लीजिएगा और आपको याद भी होगा। कोई भी आप देशभक्ति की 2-3 लाइन आप लिख सकते हो, क्योंकि सारे देशभक्ति के गीत में क्या है बी रस बना होता है। प्रीवियस ईयर में क्या है हास रस भी कई बार आ चुका है। हास रस देख लेते हैं। हास रस की क्या है सा हृदय के हृदय में स्थित हास नामक स्थायी भाव क्या है हास नामक स्थायी भाव का जब विभाव अनुभाव संचारी और सहयोग होता है वह क्या हास रस की निष्पत्ति होती है। बस यही भाई हमने चेंज कर दिया, बहुत आसान है, बहुत ही आसान है आपका हास रस का। मेरा प्रिय आपका ये क्या है मेरा प्रिय उदाहरण है, कहा बंदरिया ने बंदर से चलो ना है गंगा, बच्चों को रहने दो घर में होने दो हड़दंगा। ओके, मेरा सबसे आसान वाला प्रिय वाला ये आपका क्या है हास रस का उदाहरण है, याद अच्छे से कर लीजिए। ओके, 4 से 5 तो आपके उदाहरण ऐसे ही याद होंगे, 2-3 आपको कठिन होंगे जैसे। ओके, तो वो है आपको याद मेहनत कर लेना उसमें। ओके, तो ये आपका हास रस का हो जाता है। रौद्र रस का देख लेते हैं। ओके, मैं आपको ऐसा क्यों पढ़ा रहा हूँ कि कई बार क्या हास रस पूछ लेता है तो कई बार बी रस पूछ लेता है, क्योंकि फिक्स नहीं है, कई बार करुणा रस पूछ लेता है। ओके, तो इसलिए आपको सब पढ़ के रखना है। अब रौद्र रस में तो परिभाषा वही आपकी सा हृदय के हृदय में स्थित, यहाँ आपको क्रोध कर दिया हमने क्योंकि रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध है। क्रोध नामक स्थायी भाव का जब विभाव अनुभाव संचारी भाव सहयोग होता है वहाँ रौद्र रस की निष्पत्ति हो गई। एक ही परिभाषा मैं आपको बता रहा हूँ, एक बार मेहनत करिए, पूरे में आपको पाइए। अलग अलग इसलिए नहीं बता रहा हूँ, फिर मेहनत क्या हो गया होगा, फिर तो आपको बराबर मेहनत करनी पड़ेगी। ओके, ट्रिकी के साथ में आपको बता रहा हूँ। ओके, रौद्र रस की परिभाषा ये मुझे यही याद है रौद्र रस का। ओके, आपको जो भी याद करना कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। रौद्र रस का श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर करतल युगन बनने लगे, संसार देखे अब हमारे शत्रु में पड़े, करते हुए यह घोषणा वे हो गए उठकर खड़े। ये मुझे याद है, मैं शुरू से यही याद की है 9वीं से और यही मुझे तैयार है। जो मैं आपको बता रहा हूँ मुझे तैयार है वही मैं आपको बताते जा रहा हूँ। सबसे आसान लगता है मुझे तो मैंने याद कर लिया है। एक बार मेहनत कर लेनी है, रट लेना है, फिर तो हमेशा के लिए हो जाता है। जीवन पर्यंत के लिए आपका हो जाएगा रस। ओके, तो आपका कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। ओके, आगे देख लेते हैं। अगर दोस्तों मजा आ रहा पढ़ने में, मैं कोशिश जो आपकी कर रहा हूँ, मैं मेहनत कर रहा हूँ, अगर आप पसंद आ रही तो वीडियो लाइक जरूर करिएगा और पढ़ने में मजा आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में दोस्तों आप जरूर बता दीजिए। ओके, और कोई डाउट आता है तो भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ध्यान रख लेते हैं। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूं, आप सोचेंगे 10 के 10 तैयार करना, 10 के 10 पर तैयार कर लिए, कठिन नहीं है कि कठिन होती जो चीजें होती है उसमें आपको मेहनत करनी पड़ती है। इसमें एक ही परिभाषा याद कर ली, सब आपकी 10 के 10 हो गई और एक उदाहरण तैयार कर लीजिएगा। बाकी मैं इंपॉर्टेंट फिर भी आपको बता देता हूं, अगर आपको तैयार करना है। बी रस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, करुणा रस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में आ चुका है। बी रस हो जाता है आपका, करुणा रस हो जाता है और देख लेते हैं। और आपको कौन सा है हास रस, 3 ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये 3 अक्सर प्रीवियस ईयर में आते रहते हैं। इन्हें सबसे पहले आपको तैयार कर लेना, बाकी सब तैयार कर दिए, बहुत आसान है। इसमें भयानक रस में वही परिभाषा है सा
सहृदय के हृदय में स्थित। इसमें भय कर दिया क्योंकि भयानक रस का स्थायी भाव भय, भय नाम का स्थायी भाव को जब विभावन व संचारी भाव संयोग होता है वहां भयानक रस की निष्पत्ति होगी। ठीक है, तो देखिए एग्जाम्पल में एक और अजगरी और एक और मिगरियार। मिगरियार मतलब होता है आपका, मिगराय मतलब होता है आपका शेर, अजगरी मतलब अजगर हो जाता है। तो एक और अजगर बैठा है और एक और क्या है, शेर बैठा हुआ है। बिकल बेटो ही बीच, मैं क्या है बीच में फंस गया। ओके, परसों मूर्छा का, जब देख लिया कि मेरे कोई रास्ता नहीं है, पसीना छूट जाएंगे, आपके सामने बगल में अजगर आ जाए, बगल में आपके शेर आ जाए, अब कहीं भगने का चांस ना हो तो क्या है, घबरा कर वो क्या है वहीं मूर्छित हो गए एक बार से। तो कितना आसान है, भयानक का आपका दिया हुआ। ओके, एक और अजगर है और एक और मिगरियार है, बिकल बटो ही बीच पर यो मूर्छा खाए। ओके, बहुत ही आसान मैंने क्या है जो मैंने पढ़े हैं बहुत ही आसान। जब मैं आपको तैयार, जब मैं अपने नोट्स तैयार बनाता था कि मैंने स्वयं नोट्स बनाए हैं, बहुत ही मैंने क्या है एनालिसिस करके ये नोट्स बनाए। ओके, तो मैंने एक बार तैयार कर ली और मैं हमेशा क्या करता था, आसान एग्जाम्पल ढूंढता था। ओके, क्योंकि बहुत कठिन कठिन मिलते थे, तो मैं जो आसान मिलता था वो बस मैं याद कर लेता था। तो ये मैंने जो आसान मुझे सबसे ज्यादा मिले हैं वही मैं आपको बता रहा हूँ, जिससे आपको यही मिल जाएंगे और आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। व्यवस्था से देख लेते हैं, सहृदय के हृदय में स्थित जुगुस्सा हो जाएगा। ओके, इस नामक स्थायी भाव का जब विभाव नव संचारी भाव संयोग होता है वहां आपका वहां क्या किस साथ संयोग होता है वहां आपकी व्यवस्था की निष्पत्ति होगी। वही परिभाषा है जुगुस्सा, बस आपको स्थायी भाव कर देना है। ओके, उदाहरण क्या है, सिर पर बैठे विवश से मतलब घृणा आ जाए, ऐसी बातें हो जिसमें हमें क्या एकदम घृणा आने लगे। ओके, तो उसे होते हैं। ओके, उसे हम कहते हैं विवश रस। सिर पर बैठे हो काग, आंखें दो ही नकारत काग। ओके, मतलब कोई मुर्दा व्यक्ति है मान लीजिए, ओके मुर्दा है और उस पर काग बैठ गया, मतलब कौवा बैठ गया। ओके, आंखें निकाल रहा है। ओके, आंखें दो ही नकारत खात। ओके, मतलब आंखें निकाल के समझ रहे हो, समझ रहे होंगे, खींचत जीव ही, उसी जीव खींच रहा है, अति तो आनंद, मतलब ये सब माल खाता है जब वो, तो मजा आ जाता है, एकदम मजा आ जाता है। ओके, ये उसमें बताया जा रहा है। तो अब और अच्छे से बढ़ना हो तो आपको कैसे में घृणा आ जाएगी। ओके, इसलिए विवश रस है। चलिए आगे देख लेते हैं। अब देख लेते हैं हम दोस्तों अद्भुत रस। ओके, अद्भुत रस मतलब अद्भुत हो जाए, जिसमें हमें बिल्कुल आश्चर्य हो जाए। सहृदय के हृदय में स्थित विस्मय, इसका स्थायी भाव को, विस्मय नाम का स्थायी भाव को जब विभावन व संचारी का संयोग होता है वहां क्या है, अद्भुत रस की निष्पत्ति हुई। यहाँ आपने विस्मय कर दिया क्यों है, यहाँ अद्भुत रस की बात हो रही है। ओके, अब देख लीजिए उदाहरण क्या है, बहुत आसान है। ओके, भगवान के लिए कहा गया, बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। भगवान के लिए है कि भगवान के क्या है, ये भगवान है जो अपने ईश्वर हैं। ओके, जो ओके वो क्या है, बिना पांव के, बिनु पद चले सुने बिनु काना, बिना पांव के चलते हैं, बिना कान के सुनते हैं। ओके, कर बिनु, बिना उनके हाथ भी नहीं फिर भी काम, सबका काम कर लेते हैं। इस प्रकार से बताया, तो इसमें आश्चर्य की बात है कि हाथ नहीं फिर भी काम कर लेते, कान नहीं फिर भी सुन लेते, तो थोड़ी आश्चर्य की बात है, इसलिए आपका अद्भुत रस हो जाता है। शांत रस क्या है, सहृदय के हृदय में स्थित निर्वेद नामक स्थायी भाव को जब विभावन व संचारी भाव संयोग होता है वहां आपके शांत रस होता है, निर्वेद वश हो जाता है आपका शांत रस। ओके, क्या है एग्जांपल में क्या है, जब मैं था तो तब हरि नहीं और अब हरि है तो मैं नहीं, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। ओके, ये आपका इस प्रकार से तैयार कर लेना है। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा आ जाता है बासल रस। ओके, बासल रस में क्या है, सहृदय के हृदय में स्थित बसल, इसमें आपका क्या है बासल का है, बसल। ओके, नामक स्थायी भाव को जब विभावन व संचारी संयोग होता है वहां पे बासल रस की निष्पत्ति हुई। 10 के 10 अपने रस हो जाते हैं। ओके, इसके उदाहरण देख लेते हैं। मैया कवई बनेगी चोटी, कितनी बार हो गए दूध पियत मुही, भाई यही आजंग हुए छोटी। ओके, सूरदास जी का है, बहुत ही आसान है कि मैया क्या है, कृष्ण जी पूछ रहे अपनी मैया से, ओके यशोदा मैया से कि मैया मेरी चोटी कब बढ़ेगी, इतने दिन हो गए दूध पियत, आप कहते दूध पीने से एकदम छोटी बढ़ जाती है लेकिन अभी तक नहीं बढ़ी है, तो उसकी बात की गई है। तो बहुत ही आसान है, तैयार कर लिया। तो 10 के 10 हो जाते हैं, एग्जाम्पल ही तैयार हो जाते हैं, अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब आगे देख लेते हैं। अब दोस्तों आपको नेक्स्ट तैयार कर लेना है जो आपका प्रबंध काव्य मुक्ता वाला जो टॉपिक है, उसमें आपको खंड काव्य महाकाव्य के अंतर अक्सर आया करता है, ये भी आपको तैयार कर लेना है। तो खंड काव्य महाकाव्य में अंतर एक बार देख लेते हैं। तो क्या है, खंड काव्य में है, इसमें क्या है, जीवन की एक पक्ष के घटना का वर्णित होती है। खंड काव्य में क्या है, खंड नाम ही उसका खंड होना। ओके, खंड मतलब छोटा भाग, तो इसमें क्या है, जीवन की एक घटना का क्या वर्णन होता है खंड काव्य में। महाकाव्य में इसमें क्या है, नायक के जीवन, वो संपूर्ण जीवन, नायक का संपूर्ण जीवन का दर्शन वर्णित होता है। ओके, एग्जाम्पल है रामचरितमानस है। रामचरितमानस में क्या है, राम जी के छोटे से प्रकट होने से लेकर अंत तक के उनके क्या है महाकाव्य पूरा वर्णन है, वो इसलिए रामचरितमानस क्या है, महाकाव्य है। खंड काव्य जैसे अपन सुदामा चरित, तो सुदामा चरित में आपको सुदामा जी का भी एक हिस्सा मिलेगा, इसलिए वो आपको हो जाता है खंड काव्य। इसका आकार सीमित होता है क्योंकि छोटा होता है, क्योंकि एक ही घटना होती है जीवन की। एक इसका आकार बड़ा होता है क्योंकि इसमें जीवन भर की पूरी घटना होती है। कथा वस्तु सीमित होती है, मतलब इसकी जो कथा वस्तु होती है, मतलब कथा कहानी होती है, मान लीजिए वो थोड़ी छोटी होती है। इसकी कथा वस्तु क्या व्यापक होती है, मतलब बड़ी होती है। खंड काव्य में एक ही सर्ग होता है, जबकि महाकाव्य में क्या अनेक सर्ग में विभाजित होते हैं। आप लिख सकते हैं महाकाव्य में 8 सर्ग होते हैं, उससे अधिक होते हैं, ये आप लिख सकते हैं। तो मैंने आपको 4 बतानी है, कोई भी 2 या 3 अच्छे से तैयार के लिए 2 ही नंबर का क्वेश्चन आता है। एग्जाम्पल लिखना चाहे तो लिख लीजिएगा। खंड काव्य में क्या है, पंचवटी, सुदामा चरित, पथक, ये सब खंड काव्य के एग्जाम्पल है। महाकाव्य में रामचरितमानस, कमायनी, साकेत, ये आपके महाकाव्य के तैयार हो जाता है।
ओके, इस प्रकार से कंप्लीट हो जाता है। मैंने दोस्तों क्या है अलंकार नोट कर लिया है, लेकिन वीडियो काफी लंबी हो चुकी है। ओके, तो क्योंकि वीडियो में काफी लंबी हो जाती है, क्योंकि एडिटिंग और फिर वो डालने में नेट वगैरह भी बहुत प्रॉब्लम आती है, समझ सकते हैं आप। तो इसलिए आप क्या है इस वीडियो में हम क्या है मैंने आपको ये प्रबंध का मुक्त टॉपिक समझा दिया, रस वाला समझा दिया। अब अलंकार छंद रह जाते, अलंकार अलग वीडियो में कवर कर दूंगा, ये भी आपके अलग वीडियो में कवर कर दूंगा। ओके, सो आई होप आपको वीडियो पसंद आएंगे। वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ लीजिएगा। कि दोस्तों टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किया, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। जितना टॉपिक रह जाते टेंशन नहीं लेना, पार्ट बाई पार्ट में आपको लाता जाऊंगा, सीखते जाइएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ ही दोस्तों आप इंस्टाग्राम में फॉलो कर दीजिएगा। ओके, और कोई भी डाउट आता है कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ लीजिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।